बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले दो तीन छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर यह है कि इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि हमारे पास टोटल 90 दिन का इम्पोर्ट बिल रह गया है, यानी हम कोई चीज़ 90 दिन तक ख़रीद सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर मुल्क में एमरजेंसी होती है, जंग लगती है, तो फिर आप खुद जो है वो अंदाज़ा कर लें। बड़ी ज़बरदस्त बात है। इनको बड़े धूम धड़के से लाया गया था, इस हुकूमत को भी और औरंगज़ेब साहब को भी। और उन्होंने ये कहा है कि अब अवाम उठ खड़े हों, अब अवाम कह दें कि हम मज़ीद जो है वो टैक्सेस वो नहीं दे सकते। ये मुल्क के वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। उसके बाद आपको दूसरी खबर देनी थी। जिनेवा में आपने एक वीडियो देखी जहाँ पे मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं और उन पर हूटिंग हो रही है, लेकिन ये तो खैर इनका रोज़मर्रा का मामला है। वहाँ पे एक बाबू मौजूद है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का बॉस, चीफ सेक्रेटरी, और उसने वहाँ पे बैग उठाया हुआ है। लाख दी लानत इनके मुकाबले के इम्तिहानों पर। ये कौन सी किताबें पढ़ते हैं, ये क्यों मेहनत करते हैं सारी सारी उम्र, और फिर क्यों इन ओहदों पे बैठते हैं जब इन्होंने ये काम करना होता है। यानी एक क्लास 4 के बंदे की तरह वो पीछे बैग उठा के उधर जिनेवा में फिर रहा है और पीछे सूबा जो है वो अल्लाह के हवाले है। तीसरी खबर यह है, बल्कि इंकशाफ है, कि जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ कादी फायज ईसा का, तो सब जजों को दावत दी गई। तो एक खातून जज ने जो है वो जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप अलविदाई खाने पे या फुल कोर्ट रेफरेंस में क्यों नहीं आई, तो जस्टिस साहिबा ने जवाब दिया कि औरतों को जनाज़ों पर जाने की इजाज़त नहीं है। ये मैं अपने मोहतरम व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ कि वो अंदाज़ा करें ये किस जज ने कहा होगा और किस जज ने ये मैसेज भेजा होगा। ये अब आपकी जहानत पे, मुझे उस जज का पता है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये जो है वो कौन सी जज थी। और फिर यहाँ से ये भी अंदाज़ा कर लें कि किस तरह जो है वो लानती यहाँ से रुखसत हुआ कादी फायज ईसा। अब आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं, जाने माने मेज़बान हैं, होस्ट है, एंकर है नईम बुखारी साहब ने फरमाया है कि किसी भी जो इदारे की एक्सटेंशन है ना, वो उस इदारे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। फिर हम कैंसर, शाहिद असलम साहब ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, इन्होंने कीमत भी अदा की है। सबसे पहले शाहिद असलम ने जनरल बाजवा के 12 अरब रुपए की कहानी ब्रेक की थी कि जनरल बाजवा के FBR में 12 अरब के असासे हैं, तो इसकी पादाश में उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्होंने खबर दी है कि जब मरियम नवाज लाहौर के हस्पतालों में गई तो फिर फौरी तौर पे उन्होंने चार्टर्ड जहाज़ पकड़ा और वो जिनेवा पहुंच गई। उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि मरियम नवाज को लाहौर में बता दिया गया कि उनको गले के कैंसर के जो है वो सिम्टम्स हैं, अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। इस पे बात करेंगे। और फिर रोटी नहीं तो केक खाओ, और अगर स्मोक है तो जिनेवा जाओ। ये जो है वो एक और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं अदनान साहब, ये उन्होंने कहा है। और फिर एंड पे हस्बे मामूल मूतर चूस, ये मूतर चूस जो है ना, ये इतने जो है वो मगरूर हो गए हैं, ये घर के शेर, इंडिया टीम की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके मैचेस UAE में कराए जाएं। असल में वो इतने मगरूर नहीं हैं, हम ज्यादा जो है ना वो उनके आगे लेटे हुए हैं। उनकी हिस्ट्री ने, इंडिया की हिस्ट्री ने जो है वो इमरान खान जैसा खिलाड़ी पैदा नहीं किया। इंडिया की हिस्ट्री ने जावेद मियांदाद जैसा बैट्समैन पैदा नहीं किया। इंडिया की हिस्ट्री ने जो है वो वसीम अकरम जैसा जो है वो खिलाड़ी पैदा नहीं किया। हम कम हैं उनसे। हम जब बड़े हुए, जब हमने होश संभाला, तो इंडिया का एक ही काम था, मार खाना, पाकिस्तान से मार खाना। लेकिन वो फिर पाकिस्तान चूंकि हर मैदान में ज़वाल पजीर होता गया, हर मैदान में सिफारिश आ गई,
पर्ची आ गई कि वो टीम हम पे हावी हो गई। अब उनका जो विराट कोहली है उसको कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, या उनका जो शर्मा है वो कौन सा जो है ना वो इतना आउटस्टैंडिंग जो है ना वो खिलाड़ी है, और उनकी टीम कौन सी ऐसी जो है ना वो टीम है कि जी वो नहीं जाती, पाकिस्तान नहीं आती कि जी दहशत गर्दों के निशाने पे है। लेकिन ये मैंने बताया ना कि उनका गुरूर नहीं है, ये हमारी जो है वो कमजोरी है। क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मोदी साहब को इंडिया आना चाहिए था, और ये दुनिया का असूल है, जब आप किसी के आगे बिछते हैं ना तो फिर वो आपको आगे से इसी तरह जवाब देता है। इनको अब एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए इन मूत्र चूसों को कि जी आपने नहीं आना तो भाड़ में जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी होगी अगर बाकी मुल्क आते हैं तो। और आप यकीन करें कि आईसीसी की फंडिंग का और आईसीसी के पैसों का पूरा जो ढांचा है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस पे खड़ा है। वहां से आईसीसी जो है ना वो पैसे बनाता है, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है ना किसी मामले में यार खड़ा होने की जरूरत है, यानी तप्पड़ की जरूरत है कि वो दिखाए और उनको कहे शेड्यूल का ऐलान होना था, लेकिन सिर्फ इंडिया की वजह से शेड्यूल जो है उसका ऐलान नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का। कि जी वो कहते हैं पहले उन्होंने शुरली छोड़ी कि वो यहाँ पे मैच खेलेंगे, मैच खेल के जो है वो रोजाना इंडिया वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान बोर्ड ने कहा ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि वो आते ही नहीं है यहाँ पे खेलने। यानी कौन सी ऐसी आसमानी मखलूक है जो है ना रोनाल्डो सऊदीया क्लब में खेल रहा है, मेसी खेल रहा है, ये कौन सी आसमानी मखलूक है कि जी ये पाकिस्तान नहीं आती। लेकिन बहरहाल हमारी अपनी कमियां कोताहियां, जिस तरह हम दुनिया के सामने बिछ गए, जिस तरह हम दुनिया के सामने भिखारी बन गए, जिस तरह हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, तो जाहिर है फिर अब अगर उनको ये एब्सोल्युटली नॉट कहें कि दफा हो जाएं, भाड़ में जाएं, आपके आने की जरूरत ही नहीं है, बाकी 6-7 टीमें आ जाएंगी, लेकिन ये बात मेरी लिख लें, ये नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें वो तप्पड़ ही नहीं है, इनको अवामी मैंडेट ही हासिल नहीं है, इनके पीछे अवाम ही नहीं है, ये उनको नहीं कहेंगे। बल्कि ये उनके पहले इन्होंने एशिया कप अपना बर्बाद किया, कोई मैच श्रीलंका में हो रहा है, कोई यूएई में हो रहा है, कोई पता नहीं है कि जी पाकिस्तान में एशिया कप हुआ। अब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी ये यही करेंगे, आप याद रखें। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक किस्सा कि फ्रांस का एक बादशाह था, उसने एक अंग्रेज लड़की मैरी से शादी की। अब फ्रांस की मलका जो है वो एक इंग्लिश लेडी थी। फ्रांस में बहुत ज़्यादा भूख थी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, लाखों लोगों ने मुजाहरा किया और उन्होंने महल की तरफ मार्च किया। जब वो महल पहुंचे तो ऊपर बालकोनी में बादशाह और मलका दोनों खड़े थे और लोग जो नारा लगा रहे थे कि हमें रोटी चाहिए। अब मलका को तो समझ आ नहीं रही थी, लेकिन बादशाह सारी बात समझ रहा था। तो मलका ने जब इतने लोगों को देखा और नारे देखे तो मलका ने कहा कि ये क्या कहते हैं, ये क्या मांगते हैं। तो बादशाह ने तर्जमा करके बताया कि ये रोटी मांगते हैं। तो मलका ने आगे से कहा कि ये केक क्यों नहीं खाते रोटी की जगह। सदियां पहले ये वाकया हुआ, लेकिन आज जो लाहौर की सूरत हाल है, आज जो मुल्तान की सूरत हाल है, इसकी स्मोक की, और लोग बगैर सिगरेट नोशी किए अपने फेफड़े तबाह कर रहे हैं, तो ये लोग जिनेवा क्यों नहीं जाते? ये लोग लंदन चले जाएं, ये लोग एवनफील्ड चले जाएं, ये लोग मेफेयर चले जाएं। ये चॉइस थी हमारी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की, ये चॉइस थी हमारी डीप स्टेट की। और वो खुली हवा में आप जिनेवा का मौसम देखें, आप जो है ना जिनेवा की चरागाहें देखें, आप जिनेवा के रोड देखें, यानी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि दमड़ी ठिकाने लगाने गए हैं, रोकड़ा जो यहाँ से, यानी एक सहाफ़ी ने यह भी दावा किया है कि सिर्फ मरियम बीबी चार्टर्ड जहाज करा के गई हैं और उस चार्टर्ड जहाज में जितने सूटकेस आ सकते थे उतने सूटकेस थे। पता नहीं अब उन सूटकेसों में क्या चीज थी, क्योंकि ये चार्टर्ड जो जहाज होते हैं ना, ये फिर चेक नहीं होते, ये चार्टर्ड जहाज ऐसे ही निकलते हैं। और फिर आप सारी बात समझ जाएं। तो बहरहाल जी लाहौर की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। लेकिन ये जिनीवा क्यों नहीं जाते, मुझे समझ इस बात की नहीं आती। ये दाता दरबार वाले, ये मोची दरवाजे वाले, ये धोबी घाट वाले, ये ग्वाला मंडी वाले, ये एक एक जहाज पकड़ें,
ایک ایک جہاز لیں، اور یہ جو سموگ والے دن ہیں یہ جو ہے نا وہ جنیوا گزار ہیں، صاف ستھری ہوا، بہترین موسم، ہر طرف آئی لو یو آئی لو یو، ہر طرف سکرٹس، ہر طرف جو ہے نا فرینچ کسیں، وہاں جا کے دیکھیں۔ لیکن یہ بات بتا دوں مریم بی بی کو کہ پھر جب اسی فرانس میں انقلاب آیا تھا تو جس کے لباس سے خوشبو آتی تھی اس کا سر اتارا گیا، جس کے ہاتھ نرم تھے چیک کرتے تھے اس کا سر اتارا گیا، اس کے علاوہ جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے تھے اس کا سر اتارا گیا۔ یہ پھر شانزے لیزے کی ایک مشہور و معروف سٹریٹ ہے، وہاں پہ پھر یہ سارا کچھ ہوا، اور آپ لوگ دن بدن لوگوں کا منہ چڑھا کے، یعنی جو جو گاڑیاں یہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں وہ گاڑیاں لوگوں نے خواب بھی نہیں دیکھی۔ لیکن آپ کو بتایا ہے کہ اگر روٹی نہیں ہے تو کیک کیوں نہیں کھاتے، جنیوا نکل جائیں، لندن نکل جائیں۔ لیکن بنانے والوں نے بنا دی، بنانے والوں کو جو ہے نا، بنانے والوں کی لاڈلی تھی، یہ لاڈلا کسی اور کو کہتے تھے، نہ یہ الیکشن جیتی نہ اس کی پارٹی الیکشن جیتی، لیکن سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا۔ میں اپنے لاہوری بھائیوں کو کہوں گا، ملتانیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ چپ کر کے جنیوا نکل جائیں۔ اس کے بعد شاہد اسلم، یہ بی بی سی سے منسلک رہے ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، آج کل جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مقدس گائے جنرل باجوہ کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ ان کے اثاثے 12 ارب کے ہیں، حالانکہ 12 ارب میرا خیال ہے شاہد اسلم نے تھوڑے بتائے تھے، کنجوسی کی تھی تو ان کو وطن چھوڑنا پڑا تھا۔ اب انہوں نے جو خبر بریک کی ہے وہ یہ کہ مریم صفدر جو ہے وہ لاہور میں، ان کو گلے میں ہلکا پھلکا پرابلم ہوا تو وہ پہلے گئیں جو ہے نا وہ اتفاق جو ان کا ہسپتال ہے وہاں پہ گئیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اور وہ ڈائلسس اور گردوں والا بڑا ہسپتال ہے لاہور میں، وہاں پہ گئیں، اور پھر اس کے فوراً بعد انہوں نے آنن فانن چارٹرڈ جہاز پکڑا اور وہ جنیوا پہنچ گئی۔ شاہد اسلم صاحب کا جو انکشاف ہے وہ یہ کہ لاہور میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے جو سمٹمز ہیں تو وہ کینسر والے ہیں، یعنی ان کو گلے کا کینسر ہے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے فیملی ہسٹری بھی ہے، شہباز شریف جو ہے نا وہ سروائیور ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی جو جبڑوں کا ہے تھوڑا بہت یہی پرابلم ہے، اب مریم بی بی ہیں تو یہ ایک فیملی ہسٹری بھی ہوتا ہے، اور پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں یہ تو پھر ہوتا ہے۔ طارق متین صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لاہور رابطہ کیا اور انہوں نے جب جاننے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو ہے نا یہ سارا کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک راز ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ پھر طارق متین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پر اصرار نہیں کیا، اب آپ بات ساری آگے سمجھ جائیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو کئی اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، کنبہ، اور وہ کنبے کو ایک حد تک جو ہے وہ بھیڑیوں کے حوالے کرتا ہے، کبھی تاتاریوں کے حوالے کر دیتا ہے، کبھی یہ جو ہے نا وہ نادر شاہ کے حوالے کر دیتا ہے، کبھی ہلاکو کے حوالے کر دیتا ہے، کبھی جو ہے نا یہ حوالے کر دیتا ہے ان کے تیمور لنگ کے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ بہت سخت آتی ہے۔ ہم ایک جنازے پہ جو ہے نا وہ ایک دعا پہ بیٹھے تھے ایک مرحوم کے لیے، تو مرحوم کی جو شہرت تھی یا جو کام تھے تو وہ بہرحال اللہ بچایا وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا فاتحہ کی، جب ہم نے ہاتھ منہ پہ پھیرے تو سارے کہنے لگے کہ اللہ پاک جی بخشش فرمائے، تو میرے ساتھ گاؤں کا نمبردار بیٹھا تھا، یعنی وہ لڑکا سا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کیوں جی ہم کیوں کہیں اللہ کو کہ اللہ بخشے، اللہ اپنی مرضی کرے، اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لطیفہ تھا۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے نا اب شاہد اسلم کی رپورٹ کے مطابق، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کینسر جو ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے، اور کینسر جو ہے وہ کس طرح آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ شوکت خانم کے مذاق اڑائے گئے، شوکت خانم کی فنڈنگ بند کی گئی، شوکت خانم پہ سیاست کی گئی اور سارا کچھ، تو میں تو بہرحال جی باقی سارے تبصرہ نگار وہ چونکہ اخلاقی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، میں نیک آدمی نہیں ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ پاک اپنی مرضی کریں، جو ان کی مرضی میں ہے، میں تو کوئی دعا شعا کے لیے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے نا پاکستان میں، اگر آپ 2-3 بندے
दो तीन इंसान यानी पाकिस्तान जहां पे पहुंचा हुआ है ना, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट करें ना, ये औरत जो है ना उनमें से एक है। इस औरत ने बुग़्ज़ में, दुश्मनी में, अनाद में, ये औरत जो है ना उन तीन चार बंदों में आएगी जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाया। और फिर ये होता है, वो क्यों कहते हैं कि लाठी बेआवाज़ होती है। अब देखें कि जी वो गले में खराश है, पहले लाहौर अस्पताल गई, दूसरे लाहौर अस्पताल गई, उन्होंने जो है ना वो फिर पेचश लगवा दिए कि ये तो मामले ही और है, फिर दस्ती चार्टर्ड पकड़ के और जनेवा, फिर वहाँ पे ये बहरहाल शाहिद असलम की रिपोर्ट है, सारे सहाफ़ियों ने इसका जिक्र किया है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह पाक अपनी मर्जी करें जी, हम क्या कहें। उसके बाद आपको बताना था नईम बुखारी, आप जानते हैं बहुत लायक आदमी है, आप जानते हैं कि ज़बरदस्त आदमी है, मेज़बान है और इसके अलावा एंकर है, वकील हैं बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के। पनामा वाला मशहूर व मारूफ केस इन्होंने जीता था। नईम बुखारी साहब ने कहा है कि यूनानियों का कहना था कि अगर तुम मुल्क हवाले करोगे ताजरों के तो उन्होंने करना है कारोबार, वो कारोबार करेंगे। आपके सामने है, यानी वो यूनानियों का नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे, नहीं कर रहे कारोबार। यानी ये पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज बताएं जिसका कारोबार नवाज शरीफ खानदान नहीं कर रहा, कर रहे हैं और फल फूल रहा है। मजे की बात है, क्योंकि आप कारोबार करते हैं ना तो आपके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मंजूरी, फाइलें, ऊपर ये बैठे होते हैं, नीचे कारोबार होता है फ्रंट मैनों की जो है ना वो मदद से। हारून रशीद साहब कहते हैं कि एक दफ़ा इन्होंने सुबह 9 बजे तकरीबन 450 अरब रुपए का कर्जा अप्लाई किया बैंकों में, 450 अरब रुपए का सुबह 9 बजे, और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो सारा कर्जा हर तरफ से ओके होके वो इनके अकाउंट में पहुंच गया। आप जरा 10,000 अप्लाई करें ना बैंक में, 10,000 रुपये कर्जे का, आपके साथ क्या होता है। तो चूंकि ऊपर जो खुद बैठे होते हैं और वो आपको बताया चीफ सेक्रेटरी पीछे बैग उठा के या पत्नी पेम्पर उठा के या कोई चीज उठा के वो फिर रहा है उधर जनेवा में, चीफ सेक्रेटरी, तो इनके कारोबार जबरदस्त। अच्छा, फिर नहीं बुखारी साहब कहते हैं अगर आप फौजियों के हवाले जो है ना वो मुल्क करते हैं यूनानियों के बकौल, तो फिर मुल्क में जुल्म होगा। देख लें, जाहिर है यूनानियों की वो सदियों जो है ना वो रिसर्च थी कि ये जुल्म होगा। और जो अहम तरीन वो बात कहते हैं वो ये कि किसी भी इदारे में एक्सटेंशन, वो इदारे के साथ नाइंसाफी है। आप देख लेना कितने लोगों के ख्वाब होंगे, कितने लोगों ने जो है ना वो ली होंगी, सोर्ड ऑफ ऑनर ली होंगी, कितनी लोगों ने जान मारी होगी और कितने लोगों ने जो है ना वो की होगी कि जी हम इस, और जाहिर है हर किसी का हक है, ड्रीम है जो भी कमीशन लेता है। लेकिन आप देख लें अभी 1 साल का अब मुद्दत भी बकाया है, अभी मुद्दत 2025 में खत्म होनी है लेकिन दे दी गई। और फिर मजे की बात है कि इस एक्सटेंशन को कवर करने के लिए नेवल चीफ भी और एयर चीफ की भी लॉटरी निकल आई। एयर चीफ पहले भी 1 साल से एक्सटेंशन पे चल रहे थे, पता नहीं आपको पता है या नहीं। ये किसी भी इदारे के साथ नाइंसाफी है, किसी भी इदारे के साथ। और बकौल नईम बुखारी के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। हल्फ में तो ये नहीं होता कि मैं कोशिश शुरू कर दूंगा एक्सटेंशन के लिए, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि एक्सटेंशन देनी पड़े, मैं ऐसे लोग ले आऊंगा जो मेरे अंगूठे के नीचे होंगे और वो एक्सटेंशन दिलवाएंगे, जो इतने मजबूर होंगे और जिनको इतना मजबूर कर दिया जाएगा वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब ख्वाजा आसिफ बात करता है तो उसको रेहाना डार का फॉर्म 45 दिखा दिया जाता है, मरियम नवाज बात करती है तो उसको महर शराफत का फॉर्म 45 दिखा दिया जाता है, नवाज शरीफ इनकलाबी बनने की कोशिश करता है तो उसको डॉक्टर जासमीन राशिद का फॉर्म 45 दिखा दिया जाता है। तो ये है ही हलफ की खिलाफ वर्जी। और हलफ की खिलाफ वर्जी यानी टोटल जो है ना आगे आपकी जो इनकम है, जो आपकी जो है ना वो है वो हराम है। ये गामदी साहब ने फरमाया है। गामदी साहब कहते हैं कि अगर आप हलफ पे नहीं चल रहे, जो आपने हलफ उठाया है और आप उसकी पासदारी नहीं कर रहे, तो मुकम्मल तौर पे आप हराम खा रहे हैं, मुकम्मल तौर पे। ये जो कुछ हो रहा है, यानी ये जो इदारे और लोग कहते हैं एजेंसियां, ये इनकी ड्यूटी में शामिल है। इन्होंने ये इसलिए ये भर्ती हुए थे। अब साबिर शाकिर साहब की रिपोर्ट सुन लें कि जिले की इंटेलिजेंस कमेटी होती हैं जिले की, और वो जिले की इंटेलिजेंस कमेटियां फौरन बताती हैं कि पीटीआई का वर्कर वहां रहता है, सहाफी वहां रहता है, फलां ने झंडा उठाया है, फलां जो है ना वो हार्डकोर वर्कर है। मिनटों उन घरों का भी पता है। बलोचिस्तान में नहीं पता कि दहशतगर्द आ रहा है, पूरा स्टेशन उड़ा दिया है।
اور 26 بندے. ہاں ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جا کے نیچے چارپائیوں کے نیچے گھس گیا, تصویریں کلچ کلچ کلچ, چلو جی یہ ہے. وہ جو 25-30 بندے گئے وہ گئے, ان کو کون پوچھے گا, ان کے گھروں میں کون جائے گا, وہ بھوکے مریں گے. ان کے جو ہے نا وہ کمانے والے گئے تو گئے, کیونکہ یہ تو پی ٹی آئی کے پیچھے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں, پہلا جو سوال ہوتا ہے یا پہلا پیڈ 9 مئی 9 مئی رونا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر 9 مئی کے بعد جو ہے نا باقی معاملات, چھوٹے موٹے. پھر نہیں, بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ بابر 54 سال جو ہے نا جو جلال الدین اکبر تھا وہ 54 سال رہا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ عالمگیر وہ 52 سال رہا. تو یہ اصل میں وہی کوشش ہے ایکسٹینشنوں کے ذریعے کہ ہم بھی وہ 52 54 100 باقی باتیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ کریں گے اگلے ویلاگ میں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.